मेरे दिल की आवाज़ जो है वो बार बार कहती है कि मुझे गलत ही समझा गया। प्रेम ना होता तो मैं लेखिका नहीं बनती। प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपोजिट सेक्स से हो, सेम सेक्स से उससे हो, वो प्रेम होना चाहिए और मुझे होता भी है। एक लड़का था, जब मैं 11th में पढ़ती थी, वो 12th में पढ़ता था। वो आज भी है, बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ी हो गई। अगर लेखक लोग स्त्री पुरुष रिलेशन दिखा दें, कोई बात नहीं। चाक एक मेरा उपन्यास है, उसमें मैंने दिखा दिए तो हंगामा मच गया, बवाल मच गया, क्या बताऊं। एक इच्छा है कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें हम लेखक और लेखिकाओं ने क्या दिया है इस समाज को। राजेंद्र यादव से मेरे क्या संबंध थे। लोग एक स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसको धड़ाधड़ लिख रहे हैं, हाँ जी। है ना। और जो लिख देते हैं वो फिर मिटता है क्या? नहीं मिटता। प्रणाम मित्रों, कार्यक्रम इंटरव्यू नहीं अंतरव्यू में आप सबका स्वागत है। अंतरव्यू यानी व्यक्तित्व का आत्मिक एवं आंतरिक स्वरूप। इस कार्यक्रम में हम व्यक्ति के किसी शख्सियत की बाहरी या ऊपरी यात्रा के बारे में बात नहीं करते, ना ही हम उसके व्यवहारिक एवं व्यवसायिक जिंदगी को जानने या उभारने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं शख्सियत की भीतरी एवं अंतर यात्रा के बारे में, उसके आत्म रूपांतरण के बारे में, उसके अंतर प्रज्ञा के बारे में जो उसने जी है। तो आज इस श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व की जानी मानी लेखिका, साहित्यकार, उपन्यासकार मैत्री पुष्पा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम अंतरव्यू में। जैसा कि हमने बताया कि कार्यक्रम का नाम ही अंतरव्यू है और आपको कई नामों से जाना जाता है। जैसे किसी के लिए आप लेखिका हैं, नाटक लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, निबंध है, साहित्य है, तो ये सब आपको एक नाम देते हैं। साहित्यकार मैत्री पुष्पा, लेखिका मैत्री पुष्पा। लेकिन इसको हटा के हम आपसे पूछें, आपकी नजर में आप अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगी? मैत्री पुष्पा कौन है? अगर मैं सच बोलूं, हाँ। सच्चाई के साथ बोलूं, यूँ तो बहुत से लवादे ओढ़े हुए रहते हैं हम लोग और उड़ा भी दिए जाते हैं। हाँ। तो मेरे दिल की आवाज़ जो है वो बार बार कहती है कि मुझे गलत ही समझा गया। आज से नहीं, जब मैं लड़की थी हाँ। तब से ही गलत समझा गया। और मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब से गलत समझा गया। अच्छा। हाँ, जब मेरी कोई उम्र इस तरह की नहीं थी कि लड़की की तरह मुझे गलत समझा जाए। तो मुझे चिट्ठियाँ लिखने का बहुत शौक था। ये नहीं सोचती थी कि इस स्त्री को चिट्ठी लिखनी ठीक है और पुरुष को चिट्ठी लिखनी गलत है। हाँ। मैं लिख देती थी। अच्छा। मुझे जो अच्छा लगता था उसको चिट्ठी लिख देती थी। ये मेरे दिल की बात है कि मेरे गांव में एक नायब तहसीलदार आए चकबंदी करने, वो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने उनको चिट्ठी लिख दी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। पूरे गांव में उसका चर्चा हो गया। किसी ने ये नहीं समझा कि मैंने ये चिट्ठी क्यों लिखी है। मैंने वो चिट्ठी इसलिए लिखी थी कि मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ मेरे से अलग थी, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। तो मुझे वो अच्छे लगते थे, चिट्ठी लिखी। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, तो मेरे मन में आज भी वो आवाज़ आती है कि मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या कहना चाहा था, मुझे क्या समझा गया। तो ऐसा कोई प्रश्न जो आपके अंदर बार बार उठता हो तब, या अब आज भी कोई ऐसा प्रश्न जो आपके अंदर बार बार उठता हो? मेरे अंदर स्त्री को लेके तो प्रश्न बहुत उठते ही उठते हैं। जैसे कि स्त्री को वो अधिकार नहीं है जो एक पुरुष को अधिकार है। स्त्री का प्रेम करना पाप है, अपराध है। पुरुष का प्रेम करना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। दोनों प्रेम करते हैं तो दंड स्त्री को मिलता है। मेरे मन में ये सवाल बहुत उठते हैं। और अब प्रेम की बात रही है तो अगर पुरुष बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर तक जाता है, बाहर माने
इस देश से बाहर, तो कुछ बात नहीं है। जब स्त्री जाएगी तो उसके लिए बहुत उपाय करने होंगे, बहुत साधन करने होंगे, उसको बहुत वो देनी होगी, हिदायतें देनी होंगी कि ऐसे करना, ऐसे जाना, ऐसे। तो ये जो भेद है, मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद है, मेरे अंदर से बराबर ही आवाज उठती है कि ये क्यों है। ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा हो, कोई भी इंसान हो, चीज हो, वस्तु हो, किताब, लेकिन जिसको आप साझा करना चाहे कि शशि मैंने बहुत इंतजार किया, वो क्या चीज होगी? लेखन। लेखन जैसे मैं बताया ना, मैं 8वीं क्लास में थी और तब से ही मैं लिखने का मुझे जुनून था। हाँ जी। तो चिट्ठियाँ लिख देती थी, या कुछ कविता आती नहीं थी आज के उसमें मापदंड पे, तो नहीं कहूँगी कि वैसी कविता लिख सकती थी, लेकिन लिखती थी, लिख देती थी। लेकिन उसकी पहचान कब होगी मुझे नहीं पता था, और ना हो रही थी। तो मैं ये जो कोशिश है बराबर करती रही, 8वीं क्लास से लेके फिर 10वीं में जो स्कूल मैगजीन निकलती है उसमें, फिर मैं बीए में आई तो कॉलेज में वहीं तक हमारा पहुंच थी हमारी, कॉलेज मैगजीन में लिखे। वहाँ मैंने एक अखबार में भी लिख दिया पहली बार, और उस पर एक बवाल भी मच गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ के अमीर लोग जो हैं, जो पानी भरने वाली है, जो झाड़ू लगाने वाली आती थी उस बाड़े में, उसका गलत फायदा उठाते थे। तो मेरे मन में आवाज जब भी उठती थी, आज भी उठती है इन चीज़ों के लिए। अगर नहीं उठती तो मेरे लेखन में नहीं होती, तो मैं तब लिख दिया था। और मैं तो चाहे ये समझो कि मैं लेखन में मेरा दिल हमेशा रहा कि मैं जो कहूँ वो छपे भी, लोग पढ़ें भी, और लोग उस पर अमल करना चाहते। लंबा आपको इंतजार बहुत अरे लंबा इंतजार की बात करते हो, मेरा ये सब करते करते मैंने जो लिखा है, जो मैं लेखन में है, वो 45 साल की मैं जब हो गई तब मैंने लिखा है। इतना इंतजार किया। तो अब आपके इस जन्म और जीवन का हम उद्देश्य की बात करें, उम्र के इस पड़ाव में आके आपको क्या और लगता है कि ये अच्छा पुष्पा ये और कर ले, वो क्या चीज होगी? हाँ, आदमी की इच्छाएं तो कभी होती नहीं, पूरी नहीं होती हैं। ईमानदारी से कहूँ। हाँ, ईमानदारी से कहिए, क्या बचा जिसके लिए जिंदा रहना चाहती है कि ये और पूरा कर जाऊं? मुझे जो इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना फेम मिलेगा, बिल्कुल नहीं थी। चलो मिला, लेकिन उसको रखने के लिए बड़ा कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, बनाए रखने के लिए। हाँ। क्योंकि जो फेम देते हैं वो 1 मिनट में आपको मिटा भी देते हैं। हाँ। तो अब मेरा केवल वो है, एक इच्छा है कि ऐसी किताब लिखूं जिसमें हम लेखक और लेखिकाओं ने क्या दिया है इस समाज को, गलत दिया है, कुछ सही दिया है, या जो देना चाहिए वो दिया है हमारे समाज को। हमारा समाज उसको पढ़ के कहाँ जाएगा, किस तरह उसका विकास होगा या विनाश होगा है। तो मैं ऐसी किताब लिखना चाहती हूँ, और मेरे सवाल भी होंगे लेखक लेखिकाओं से कि अभी मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि मैं ऐसी किताब लिखूंगी। तो फिर कहा कि किसी ने कहा कि आपके शरीर पे कपड़े भी नहीं बचेंगे, सब फाड़ ले जाएंगे। मैंने कहा वो डर मुझे नहीं है। जब हमें नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, सम्मान मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो असुरक्षा और भय भी लाता है। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा असुरक्षा भय आपको रहा कि ये नाम, ये शोहरत या इज्जत का भी आप, क्योंकि अब उम्र का पड़ाव भी आ रहा है, तमाम रोग भी घेरते हैं, तो उसके बारे में अपनी मनस्थिति बताएं, कैसे देखती हैं कि ये जो असुरक्षा है क्या है? अभी तो असुरक्षा नहीं लग रही, लेकिन हाँ एक पदचाप तो असुरक्षा की सुनवाई दे रही है। क्योंकि ऐसा भी आएगा, आने वाले हैं ऐसे दिन कि मैं लिख नहीं पाऊंगी ऐसे दिन। क्योंकि लिखने के लिए यात्राएं बहुत जरूरी होती हैं, लोगों से मेलजोल बहुत जरूरी होता है, लोगों से संपर्क बहुत जरूरी, वो मैं कर नहीं पाऊंगी। हाँ, तो लेकिन फिर भी मन है, लेखक का मन भरता नहीं है कभी, या किसी भी मनुष्य का मन इस संसार में रहते पूरा ये नहीं होता कि हमने सब पूरा कर लिया। नहीं, यानी कितनी चीजें अधूरी रह जाएंगी जो मैंने सोच रखी हैं। अच्छा, आपने इस जन्म और जीवन से क्या सीखा?
जन्म से तो क्या सीखूंगी, वो तो इस जीवन से। दूसरे के हवाले था, माँ बाप के। हम्म, लेकिन जीवन से मुझे कदम कदम पर शिक्षा मिली। और वो शिक्षा ऐसी नहीं जैसे एक ठोकर खा के शिक्षा मिलती है ना, ठोकर लगती है, नहीं, देख के चलना है। वैसी ही मुझे जो रास्ते मेरी परीक्षा लेते रहे और मैं चलती रही, तो फिर सारी सावधानियाँ या सावधानियों के बिना हैं, जैसे ठोकर लगती है, मैंने एक उदाहरण दिया, तो हम रास्ता चलना थोड़े छोड़ देते हैं। यहाँ हजारों ऐसी ठोकरें लगी जो बहुत दुखी भी किया, दिल जो है छोटा भी हुआ। तो उसका अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि ये सीखा, वो क्या होगी, सीख क्या होगी? सीख ये होगी कि आपको अपने रास्ते चलते जाना है, मुझे अपने रास्ते चलते जाना है। मैं जो कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। कोई मतलब लाते भी हैं लोग कि आपने ये क्यों कहा, वो कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं अपनी लगन पे ऐसे ही अड़िग रहूँगी। ये मुझे लगा और यही मैंने सीखा भी, और इसी को मैं आज भी फॉलो, आज इसी को करती हूँ। लोग डराते हैं मुझे। तो कोई अगर आपसे पूछे हाँ। कि मैत्री पुष्पा जी का जीवन जीने का फलसफा, हम्म। फिलॉसफी क्या है, वो एक वाक्य में तो क्या होगी? मेरी फिलॉसफी जीवन जीने की मेरे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपोजिट सेक्स से हो, वो जो सेम सेक्स है उससे हो, वो प्रेम होना चाहिए और मुझे होता भी है। दूसरी बात कि निडरता, मैंने कभी डर के नहीं रही हूँ। मैं ज़्यादातर अकेली रही हूँ। मेरी माँ थी अकेली, पिता थे नहीं, माँ भी पास नहीं रहती थी। तो मैं अकेली रही हूँ, तो शायद मेरे भीतर से डर निकल गया। तो निर्भय होके जीना, निडर होके लिखना और निडर होके ही इस ग्रस्त जीवन को चलाना। ऐसा नहीं है, उसमें मैं लड़ाई दंगे नहीं करती। नहीं, मैं अपनी राह चलती हूँ और दूसरा जो कहता है वो कहने देती हूँ, उसको रोकती भी नहीं। मुझे गलत कहता है तो हाँ ठीक है। तो आपने प्रेम की बात कही, उम्र के हर पड़ाव पे प्रेम की परिभाषा भी बदलती है। हाँ। प्रेम के मायने भी बदलते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति भी बदलती है। प्रेम से बहुत कुछ सीखा जाता है, प्रेम सबसे बड़ी पाठशाला है। तो प्रेम से यदि मैं पूछूं, प्रेम के माध्यम से आपने क्या सीखा, एक, और ऐसा कोई प्रेम जो बहुत आपको तोड़ गया हो, वो क्या रहा? देखो, प्रेम से मैंने सीखा, सबसे पहले ये बताऊंगी, फिर मैं कहती हूँ कि प्रेम ना होता तो मैं लेखिका नहीं बनती। क्यों? एक लड़का था, हाँ। जब मैं 11th में पढ़ती थी, वो 12th में पढ़ता था। वो आज भी है, बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ी हो गई। हैं? तो वो मुझे पत्र लिखा उसने मुझे, और कविता में लिखा है, बहुत अच्छी कविता। पहले तो लगा ये लड़का चुरा लाया है कहीं से, ये कैसे लिख सकता है अच्छी कविता। फिर और प्रेम कविता थी। तो फिर मैंने सोचा ये लड़का लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती, मैं भी लिखूंगी। मुझे तो लड़के की तरह आती नहीं थी कविता, खैर फिर भी मैंने कोशिश की। और ये तो फिर मैंने पद्य मुझसे सदा नहीं, मैं गद्य में आ गई। तो फिर मैंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। प्रेम की बात जो पूछ रहे हो, पहली प्रति विदन्नम मेरा उपन्यास है जो खासा चर्चित हुआ, उसी को भेजी थी। और आज भी मेरा उससे उतना ही लगाव है, उतना ही प्रेम है। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे पति हैं, तो आज भी मैं क्यों नहीं भूलती। मेरा कहना ये है कि प्रेम ईश्वर की तरह है, अमर अजर, कुछ भी कहो, नित्य। अच्छा, आपके व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू, हाँ, या ऐसा कोई पक्ष जिसे अब तक लोग नहीं जानते? अब लोगों ने अपनी अपनी तरह से देखा, जैसे बोल रहे हो, किसी ने लेखिका के रूप में देखा, साहित्यकार है, बेबाक बोलती है, ये है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं कितना डरती हूँ। पति के घर में पति से
कितना तोल तोल के बोलती हूँ, जो धड़ाधड़ बोलती है स्टेज से। वो जब मेरे हस्बैंड होते हैं सामने तो सोचती हूँ ये बात कहूँ कि नहीं कहूँ, हैं। और मैं बहुत निडर होने के लिए प्रसिद्ध हूँ और कहती भी हूँ कि मैं निडर हूँ। तो जो बात पति के सामने ऐसा होने के पीछे प्रेम है या डर है? प्रेम तो नहीं है जी। डर भी नहीं है, एक सम्मान और लिहाज है और कुछ नहीं है। तो क्या जैसे हम एक चीज पूछें कि आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने अच्छे विचार रखती हैं, तो इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, इस ऊर्जा को संजोने के लिए और इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? एक तो मैंने आज तक फील नहीं किया कि मेरी उम्र क्या है, ये सच्चाई है। और ये मेरे दिल में रहता है। उम्र को मैं ना गिनती हूँ और लोग गिनते हैं, इतने इतने की हो गई, बुजुर्ग हैं। तो मैं सोचूं गाली दे रहे हैं क्या? बुजुर्ग हैं, ऐसी बातें करती हैं। मतलब मैं जब युवाओं जैसी बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि बुजुर्ग हो गई, युवाओं जैसी बातें। मैंने बार बार ये कहा है कि मेरे मन में, मेरे भीतर अभी 18 साल की लड़की रहती है। मैं उसी तरह से व्यवहार करती हूँ, उसी तरह से प्रेम भी कर सकती हूँ। अच्छा, फिर भी कोई ऐसी पंक्ति, ऐसा चेहरा, ऐसा गीत, कुछ भी, अगर आप हल्की सी उदास हैं, मान के चलो, थोड़ी सी निराश हैं, तो उसको सोचकर फिर ताजगी से भर जाती हैं, तो ऐसा कुछ है जो आपको ताजगी से भरता हो, सोचकर, देखकर, पढ़कर? हाँ हाँ, किताब पढ़ के जब रेणु को पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी ताजगी लगती है उनकी कहानियों में। उनको, क्योंकि वो सुस्त नहीं करते, उदास नहीं करते आदमी को। वो उदासी में भी उपाय खोजते हैं। अच्छा। वो उनका एक वाक्य है, अम्मा उदास नहीं है, उपाय खोज रही हैं। बहुत खूब। अच्छा, कोई ऐतिहासिक ऐसा पात्र, ऐतिहासिक पात्र जिसने आपको बहुत आकर्षित किया हो और प्रेरणा भी दी हो? अब ऐतिहासिक पात्र उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राय प्रवीण, ठीक है, जो केशव दास की प्रेमिका थी। उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने कहानी लिखी उस पर। और जब मैं जाती हूँ, मैं झांसी से हूँ, तो जब मैं ओरछा जाती हूँ, राय प्रवीण ओरछा में थी, तो राय प्रवीण का जो महल है मैं उसमें जरूर जाती हूँ। वो मुझे बार बार जैसे आने के लिए निमंत्रण सा देती है। अच्छा, आपके अब तक के जीवन में हम कुछ नाम की बात करें, कहते हैं कि कुछ लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होता है, जो रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यदि आप उनका नाम लेना चाहें, कौन कौन रहे हैं, तो कौन कौन से लोग हैं जिनका आज, जैसे कहते हैं मैत्री से मैत्री पुष्पा होने के सफर में कौन कौन लोग सहयोग रहे? लूंगी दोनों ही जी इस अब दुनिया में नहीं हैं। आप जानते होंगे, सबसे पहले मुझे छापा, जब कहानी वानी ज़्यादा अच्छे से लिखनी नहीं आती थी, हिमांशु जोशी ने, साप्ताहिक हिंदुस्तान में थे वो, उन्होंने मेरी पहली कहानी छापी थी। वो मेरा साहित्य में पहला प्रवेश था। उसके बाद 4 कहानियाँ छपने के बाद मैं राजेंद्र यादव के संपर्क में आ गई। फिर तो जैसे एक लेखन की एक लगन मुझे लग गई या उन्होंने लगवाई। वो रोज सुबह फोन करते थे तो उनकी क्या लिखा, क्योंकि उन्होंने मेरा लिखा कुछ देखा था। कहानी मैंने 2-3 दी थी, पहले तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, फिर मैंने और दी, मतलब 6ठी कहानी उन्होंने छापी। उन्होंने कहा तुम गाली दे के जाओगी, हम नहीं छाप रहे। मैंने कहा नहीं, फिर लाऊंगी। तो मैं जो हूँ वो इसमें से यही निकलता है कि मेरी लगन इतनी ज़्यादा थी कि मैं निराश नहीं होती। तो फिर राजेंद्र यादव ने जब देखा तो उनका बहुत मुझे उनके सानिध्य में बहुत सहयोग भी मिला और बहुत मुझे जैसे किसी को उत्साहित करते हैं इतना ज़्यादा मिला कि मैं क्या बताऊँ। और निजी जीवन में और भी कुछ लोग ही तो व्यवसायिक जीवन में, व्यवहारिक उसमें हो गए, और कौन कौन से लोग हैं जो बचपन से लेकर आज तक आपको निर्मित करने में, जीवित रखने में सहयोगी हुए? देखो, मेरा जन्म तो कहीं और हुआ है, अलीगढ़ जिले में, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ झांसी चली गई। तो मेरे जीवन को निर्मित करने में एक यादव परिवार का हाथ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे वहाँ छोड़ के चली गई थी नौकरी। उन्होंने ही सब
किया। मैं उनके ही पास रही, उन्होंने अपनी बच्ची की तरह रखा। मैं पढ़ने जाती थी तो वो भी इंतजाम किए। जो लड़के वड़के बदतमीजी करते थे उनके लिए भी वो काफ़ी ठीक थे, उन्हें ठीक करने के लिए ठीक थे, है ना। तो वो बराबर मेरी पढ़ाई ऐसे चलती रही, है ना। हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, स्कूल दूर था। तो उनका मैं योगदान मानती हूँ कि मैंने एमए पास वहाँ किया। तो वो परिवार जो है, यादव परिवार, चाहता रहा कि और अब का जो जीवन चल रहा है, पारिवारिक जीवन में, संबंधों के जीवन में, सामाजिक जीवन में, ऐसे कोई शख्स, मित्र, सहेलियां या खुद के रिश्तेदार जो आपको सहयोग करते हुए समझते हो? मेरी एक दोस्त हैं, हाँ। मुस्लिम हैं, निशात फारूक। हम्म। वो ये एडल्ट एजुकेशन की डायरेक्टर भी रही हैं। पहले हम दोनों घर में ही रहते थे, ना मैं लिखती थी ना वो कुछ करती थी। तो वो हैं, और उन्होंने बार बार मुझे प्रोत्साहन दिया कि घर से निकलो। मैं कहाँ निकलती थी घर से, पहले वो भी नहीं निकलती थी, मैं तो वो निकली। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते थे कि ये आ जाती है और ये कहती है कि निकलो बाहर, निकलो घर से। तो उन्होंने मुझे कहा और मैं बाहर निकली उनके कहने पे। हाँ। अच्छा, आपके जीवन का ये तो आपने बहुत सफलताएं अलग अलग चीजें में पाई, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसे यादगार सफल क्षण की बात करें जो अब तक जहन से नहीं हटता, मस्तिष्क से नहीं हटता, जब आपको लगता है वो भी क्या दिन था सफलता वाला, वो कौन सा यादगार लम्हा? देखो, ऐसे इनाम खिताब पे तो मैं नहीं इतनी खुश हाँ, हुई, है ना। कुछ और। एक मेरा उपन्यास है जो आया, वो क्रिमिनल ट्राइब को लेके है ना। जब अलमा कबूतरी आया तो वो मैं दिन याद करती हूँ। महाश्वेता देवी ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था, खुशी का दिन था। जबकि मैं कई उपन्यास लिख चुकी थी 3 पहले ही, लेकिन जो अलमा कबूतरी पे खुशी हुई थी, और ये सोच के कि ऐसी चीज़ पे मैंने किताब लिख दी है जो मेरा मन था, जो बहुत मुश्किल है। क्रिमिनल ट्राइब पे लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो और वो उपन्यास ने बहुत अच्छी चर्चा पाई, और उसको सार्क लिटरेरी अवार्ड वगैरह मिला। तो वो आपके लिए बहुत अलमा कबूतरी में। अच्छा, ऐसे कोई आपके जीवन का कोई बहुत ज्यादा निराशाजनक या ऐसा कहते हैं ना चुनौतीपूर्ण कठिन समय रहा हो, वो कौन सा रहा? क्या बात रही, क्या घटना रही जब आपको उसको निकल पाना, उसमें से उठ पाना? सच बताऊं, सच ही बताएं आप। ये हमारा समाज है ना, हाँ। वो मजबूत से मजबूत आदमी को तोड़ देता है। मेरी 3 बेटियां हैं, एक हो गई तो कोई बात नहीं थी, दूसरी हुई तो तोड़ा कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। मैं ताज्जुब करूं, मेरी लड़की हो गई तो ये कैसे कह रहे हैं, मतलब लड़का होना चाहिए था। और डॉक्टर साहब से कहा आपका वंश डुबो दिया, ये किया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने घर अकेली लड़की थी, मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा लड़का होता है। मैं इस समाज की बात करें। और फिर तीसरी हुई मेरी लड़की, है ना, सुजाता है, एम्स में ही है। तो मेरी आफत कर दी, मेरे घर से निकलना बंद हो गया। जहाँ कहीं जाए कोई वो नहीं कि गाली नहीं देता था, तरस की ऐसी तलवार चलाते थे, ऐसी दया की तलवार चलाते थे कि मैं धराशायी हो जाती थी वहीं, कि मेरी बच्चियां अभिशाप हो गई। उनके साथ मैं भी बिल्कुल जैसे समाज से काट के फेंक दी गई। अरे यार, ये बेचारी, जो बेचारी शब्द ने मुझे बहुत दुख दिया। आज आप एक सफल लेखिका, साहित्यकार हैं। क्या कभी आपके भी कार्य को रिजेक्शन, नापसंद किया गया? और यदि कभी किया गया तो आपने उसको कैसे लिया? रिजेक्शन सबसे बड़ा मुझे लेखन में मिला। मैं कहानियां लिखती थी शुरू में, तो उपन्यास तो नहीं लिखे, बराबर रिजेक्ट होके आते थे, लौट के आ जाती थी। दुख तो होता ही है। एक मैगजीन थी, उससे लौट के आई और ऐसा लगा मुझे इन्होंने पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि मेरा नाम कोई जानता नहीं, तो वो ऐसे लौटा भी देते हैं ऐसे। हाँ, हिंदी एकेडमी में मैं थी तो तब भी ऐसे करते थे लोग कि कोई भेज रहा है तो लौटा दी।
तो मैं कहती थी पढ़ तो लिया करो। तो मुझे लगा, तो मैं उस दफ्तर चली गई और मैंने रिजेक्शन को स्वीकार नहीं किया। हो तो रहा था, मैंने कहा कि आप लोगों ने पढ़ के भी नहीं देखी है और आपने पेन लौटा दी, पढ़ तो लेते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने लौटा दी, अब के हम पढ़ के लौटा देंगे। ये कहा ये तो और बड़ा रिजेक्शन था ना, तो मुंह पे बेइज्जती, मुंह पे ही कह रहे हो 10 लोगों के सामने, है ना। तो अपमान तो बहुत सहे हैं, है ना। और फिर एक स्त्री होने के नाते उस वक्त 40 साल की रही होंगी या जो 40-42 साल की रही होंगी, तो कोई भी संबंध कोई कैसे लगा देता था। वो फिर तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ। जब ये मैं जाती थी दफ्तर में, हालांकि जाने की नहीं जरूरत थी, कहती भी थी लेखिकाएं हम तो भेज देते हैं और छप जाती, तुम जाती क्यों। मैंने कहा मेरे तो जाने के बाद भी नहीं छपती। तो घर में नाराजगी थी कि तुम क्यों जाती हो, किसके पास जाती हो, वो ठीक लोग नहीं हैं। लेखक वेखक वो नहीं मानते थे, कहते लेखक बहुत बदमाश होते, वो नहीं है ठीक। तो जाना मुश्किल, घर से निकलना मुश्किल, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने रोड़े, क्या बताऊं मैं। लेकिन बस वो है कि ठोकर लगती थी तो जिद पड़ती थी। तो ये था। और लेखन में जो रिजेक्शन की बात तो कर रहे हो ना, हाँ उपन्यास मैंने लिखे, उनकी भारी वो हुई क्या, प्रशंसा, निंदा, आलोचना, निंदा सब कुछ हुई है। और फिर ऐसा भी हुआ कि उपन्यास आया इधर नमो, तो बहुत प्रशंसा हुई। मुझे दोनों ही की उम्मीद नहीं थी, न उस निंदा की और न इस प्रशंसा की। मैंने कहा ऐसा मैंने इसमें क्या लिख दिया है, वो तो हमारे गांव की कहानी है, इसकी भी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है। तो यहाँ का कुछ कहा नहीं जा सकता साहित्य का कि उन्हें क्या पसंद आ जाए और क्या ना आ जाए। अच्छा, आपको गुस्सा किस बात पर आता है? आज भी हम खाली साहित्य जगत से नहीं पूछ रहे, नॉर्मल जीवन में अगर एक मैत्री पुष्पा इंसान से पूछें कि उन्हें गुस्सा कभी आता है तो किन बातों पर आता है? मुझे आता है, मुझे घर में गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कभी आता है तो जब चाहे मेरे बच्चे ही हों, जब वो दूसरे की परेशानियां नहीं समझते, बस अपना वो अपना काम सिद्ध होना चाहिए या अपना उल्लू सीधा हो गया। ना उल्लू तो क्या कहूँ कि हमें ये करना है तो हम कर रहे हैं, तुम्हें चाहे कुछ भी हो। तो वो मैं घर में भी उसका विरोध करती हूँ। बाहर तो पूछिए मत, बाहर कौन किसकी परवाह करता है, और वो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अगर आप जब गलत होती हैं तो फिर उसको सुधार के लिए आप क्या करती हैं? सुधार के लिए कंपनसेट करती हूँ किसी तरह से, उतने प्यार के साथ उसके लिए कुछ करके तो करती हूँ। और उसी के जिसका मैं विरोध करती हूँ फिर उसके साथ खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, ओके। आपको कहते ना गुस्सा तो हो गया, आप नाराज किस बात पे हो जाती हैं? जैसे कोई आप रूठती कब हैं और आपको कोई कैसे मनाता है? आज तक ना किसी ने मनाया ना रूठी। अच्छा, रूठी भी कभी नहीं है? कभी किसी से नाराज नहीं होती? नहीं, मैंने अपने पति से, अब तो हमारा पूरा जीवन निकल गया। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक गाना गाया जाता है कि अपने पिया से मैं तो कबहू न रूठी रहे, तो ऐसे गाना गाया जा रहा था। तो मैंने ये कहा अपने पति, तुम बताओ ना, मुझे शायद ना पता लगा हो, भूल गई हूँ, मैं कभी तुमसे रूठी हूँ क्या? बोले नहीं, मनाया भी नहीं कभी मुझे किसी ने। नहीं रूठती। ओके। सामने वाले इंसान में, मनुष्य में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए आपके अनुसार जो आप कहती हैं हाँ ये अच्छी बात है, या ये इंसान अच्छा है, या सामने वाले में क्या आकर्षित करता है? वो कौन सा गुण होना चाहिए जो आप कहते हो हाँ ये अच्छा इंसान है? सामने वाले में वही अच्छा लगता है जो मेरे अंदर भी है। जैसे कि एक आदमी को समझना, समझ लेना, खाली ईर्ष्या डाह ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे परिवार में हो, चाहे हमारे लेखन में हो, कहीं भी हो। तो वो मुझे ठीक नहीं लगता।
मैं ये तो बहुत वैसी अभिमान वाली बात मत समझो। मैंने आज तक किसी से ईर्ष्या नहीं की, लेखन में भी नहीं, घर में भी नहीं है। तो मुझे जरा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्या तुम कभी सोचती नहीं हो मैं उसको ये हो गया, उसको ये मिल गया। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा, फिर उनसे भी कहा, मुझे ईर्ष्या फिर्ष्या होती नहीं है, नहीं होती। मैं अपने उस साहित्य में मगन रहती हूँ। ऐसे सामने वाले में क्या चीज होती है जो आपको नापसंद होती है, आप कहते नहीं ये नहीं होना चाहिए मनुष्य में, या ये गलत है, वो क्या चीज है जो आपको वो नापसंद तो वही है कि आप दूसरे को अगर कमतर समझते हो हैं, उसे आप नीची नज़र से देखते हो, वो सबसे बड़ी कमी तो वही है ना। अपने अंदर कोई ऐसी चीज हम्म जो आप चाहती मैं बदलूं, ठीक नहीं है और मैं काफी समय से लगी हूँ, तो आप ऐसा कोई चीज है आपके अंदर जो बदलना चाहती है अपने अंदर? कि जो जितना भी मुझे थोड़ा मोड़ा गुस्सा आता है, हाँ, या किसी की चीज़ को ये सोचूं कि ये नहीं, ठीक नहीं है, हाँ, वो नहीं होना चाहिए ना। जिसने जैसा किया है, हाँ, जिसने जैसा हमारे सामने किताब रखी है, या जिसने जैसा बच्चे ने या परिवार में किया है, तो अब ठीक है, उससे यही हुआ तो मुझे उसकी आलोचना करने की कोई कहते हैं कि जब हम सफलता पा रहे होते हैं या अपने सफल हो जाते हैं, तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपने तो बहुत कुछ पाया है, तो खोया क्या है? खोया कितना है। हाँ, देखो, कुछ चीज़ें मैं वो भी बताऊंगी क्या खोया, लेकिन रिपेयर भी होती हैं जब आप कुछ पा जाते हैं। जब तक आपने नहीं पाया होता तब तक खोते ही रहते हैं हम, हैं? उसके जब प्रयत्न कर रहे होते हैं ना कुछ पाने का, तो हम खोते ही रहते हैं, दुनिया की नज़र में अपनी इमेज गिराते रहते हैं। तो क्या खोया? चलो तभी सही, रिपेयर जो कुछ रिपेयर भी नहीं होता, वो क्या क्या रिपेयर खोया? भी नहीं होता। मैं अभी भी पढ़ रही थी, राजेंद्र यादव से मेरे क्या संबंध थे। लोग एक स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसको धड़ाधड़ लिख रहे हैं, हाँ जी, है ना। तो इज्जत तो खोई ना, है। जिस पे कभी दाग नहीं आया, ना आने दिया, ना आना चाहिए, है। तो आपने तो ये एक जो आपके मन में है वो निकाला, और जो लिख देते हैं वो फिर मिटता है क्या? नहीं मिटता है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, स्त्रियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। इस आगे बढ़ने की यात्रा में कुछ ऐसा कि आप तो आगे बढ़ गए कि कुछ पीछे छूट गया, एक मैत्री पुष्पा का वो लम्हा, वो जीवन, वो किस्सा, वो ख्वाहिश जो छूट गई, वो क्या होगी जिससे आप आज भी मिस करती हैं? वो क्या बहुत क्या? कुछ छूट गया, वो क्या क्या है? बहुत कुछ छूट गया। देखो, मुझे बहुत प्रेम रहा है गांव से, अपने से, है ना। इस लेखन के चक्कर में, या इस जो किताबें लिखने के चक्कर में, वो प्रेम, वो मोहब्बत छूट गई, क्योंकि उन्होंने भी किताब पढ़ी गांव में भी, और मैंने क्या क्या लिखा है, असलियतें लिख दी। तो वो जो उनका मेरे पे विश्वास था वो उठने लगा। तो और मतलब जो एक लेखन में वास्तविकता में लाने की कोशिश करती रही, तो वो मेरे ही अगेंस्ट पड़ी। तो लिख के ये एक जो है लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से टूटा, है ना। तो ये मेरा गांव छूट गया, मेरे रिश्तेदार छूट गए कि वो तो ऐसा लिखती है, वो तो वैसा लिखती है। तो बजाय प्रशंसा के, जो प्रशंसा अच्छी बहू की मिलती थी ना मुझे, निंदा मिलने लगी मुझे। अच्छा। हाँ। अच्छा, कौन सी बात पर आपको सबसे ज्यादा टोका जाता रहा है? टोकते बहुत है इस बात पे, ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसा, मतलब सबसे ज्यादा टोका किस बात पे जाता रहा है आपको? एक तो जो स्त्रियों के बारे में मैं लिखती हूँ, और गांव की स्त्रियों के बारे में लिखती हूँ, तो टोका जाता है कि कहा जाता है ये विश्वसनीय नहीं है। लोग गांव की स्त्रियों पर भरोसा नहीं रखते, ना विश्वास करते हैं। उन्हें वो अनपढ़ हैं कह के उन्हें मूर्ख भी मान लेते हैं, और मुझे टोका जाता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, गांव की औरत ऐसे कैसे करते। मैंने कहा, गांव की औरत तो मैं हूँ, अगर लिख रही हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा।
तो इस पे तो बहुत टोका जाता है। नंबर 2, हम्म, अगर लेखक लोग हम्म, स्त्री पुरुष रिलेशन दिखा दें कोई बात नहीं। हम्म, चाक एक मेरा उपन्यास है, उसमें मैंने दिखा दिए हम्म, तो हंगामा मच गया, बवाल मच गया, क्या बताऊं। मतलब चाक उपन्यास को इतनी गालियां दी गई, आज भी, अब आज तो उसे मानने लगे हैं, नहीं तो 10 साल तो गालियां ही खाई। ये हुआ आपके व्यवसायिक या व्यवहारिक उधर जीवन में। निजी जीवन में कहें, जिसमें परिवार है, घर है, यार दोस्त है, समाज सहेली, हम्म, एक व्यक्ति के अंदर होने के नाते आपको किस बात पे टोकते हैं? टोकते हैं, इन्हीं बातों पे टोकते हैं। जैसे मैं स्त्री पुरुष के प्रेम को लिख दूं, स्त्री पुरुष के संबंधों को लिख दूं। अरे यार, ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा ये सब लिखने की ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत है, मतलब तो आप मुझे कैसे समझा सकते हैं? अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगता है कि मुझे दिया गया है, वो क्या होगा? मैत्रेयी पुष्पा के साहस को हम सलाम करते हैं। अब तक का वर्सेस वर्स्ट, घटिया से निम्न स्तर का कमेंट जो अब तक आपने रिसीव किया है? मैत्रेयी पुष्पा औरतों को समाज में नीचे ले जा रही हैं। जीवन में कोई ऐसी घटना हम्म, जब आप हम्म, अब तक हम्म। सबसे ज्यादा आंखों से रोई हूं, देर तक रोई हूं, कौन सी रही? मैंने उसमें भी लिखा है, जब राजेंद्र यादव को के साथ मेरे गलत संबंध लिख लिख के आते थे, लिखे, और मेरे पति के पास आते थे, है ना। तो मैं बहुत दुखी होती थी। एक बार क्या हुआ कि ऐसे पर्चे छापे गए मेरे खिलाफ क्या, मेरे लिए बड़े अश्लील पर्चे छापे गए और मेरे पति को भेजे गए। वो छोटे छोटे अखबार होते हैं ना, उनमें छपे वो, है ना। तो कि मैत्रेयी पुष्पा मेनका के रूप में राजेंद्र यादव विश्वामित्र को वो करने गई, यानी क्या दुनिया भर की, हाँ, लिखी उसमें। और फिर उस अखबार को लहराते हुए मेरे हस्बैंड आए, मतलब वो मुझे दिखा रहे थे, देख लो तुम अपना चेहरा इसमें, ये दिखाना चाहते थे। मुझे मेरे पास वो पहले ही आ गया था, तो मैंने छुपा के रख दिया था कि ये ना देखें, है ना। तो जब वो आए तो उनके हाथ में वो था, तो मेरे सामने खड़े हुए लेके, तो मैं कुछ भी ना बना, मैं उन्हीं के कंधे पे जार जार रोई, बहुत रोई उनके कंधे पे। बोले अरे अरे तुम रोती क्यों हो, ये तो छप के आ गया तो क्या है, ये लोग छापते ही रहते हैं। वैसे शायद कुछ कहते जब इतना रोने लगी, एक बात। दूसरी बात ये कि जब राजेंद्र यादव से मेरा ऐसा संबंध लगाते थे तो मैंने फ़ोन किया, रोते रोते फ़ोन किया, ये दूसरी बात है। तो उन्होंने कहा हेलो, है, तो मैंने कहा राजेंद्र जी हेलो। तो कहते कैसी आवाज़ हो रही है तुम्हारी, रोई सी, क्या रो रही हो तुम? हाँ राजन जी मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मेरे से जितना बोलते बना, मैंने कहा राजन जी आज आप बता दीजिए कि मेरा और आपका कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। लोग मुझे चैन नहीं लगने देते, क्या क्या लिख रहे हैं। तो वो फ़ोन की दूसरी तरफ थोड़े मतलब उदास से हो गए, क्योंकि 1 मिनट बोले नहीं, वो फ़ोन लगाए ही रहे और मैं भी फ़ोन लगाए रही कान से। फिर बोले, वो मुझसे मैत्रेयी नहीं कहते थे, डॉक्टर नहीं कहते थे, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं। तो फिर बोले बहुत उदास आवाज़ में, जबकि वो हंसा करते थे हमेशा, कि डॉक्टर ने आज मुझसे अपना संबंध पूछ रही है। डॉक्टर ने, मेरा तुम्हारा संबंध क्या है तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, द्रौपदी और कृष्ण जैसा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे उसमें जहाँ अपने प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है, बच्चों के आगे कि माँ कैरेक्टर लेस है, उसके लिए ऐसा छपता है, पति के आगे, तो ये जो धब्बा था तथाकथित जो समाज दे देता है, तो वो आपको कैसे सबूत जुटाने पड़ते थे? कटघरे में खड़े होती थी शाम को, डेली सफाइयां देनी पड़ती थी, क्या होता था?
जितने भी ये आते थे विवाद और लिखित आते थे, तो ये समझो कि जब ये किसी गोष्ठी वोष्ठी में जाती थी और फिर आती थी तो मेरे पाँव कांपते थे घर में घुसते हुए। पति समझते थे फिर कुछ गलत करके ही आ रही हाँ, है। मतलब नहीं, वो ये समझते थे क्यों जाती हो, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाओ। वो बहुत रिजिड थे पहले तो, धीरे धीरे वो धीरे धीरे समझे जब किताबें छपने लगी, जब लोग तारीफ किताबों की करने लगे। नहीं, पहले तो बहुत रिजिड थे, रोकते बहुत थे। एक बार ऐसा हुआ, मनु भंडारी थी तो वो कहने लगी चलो वहाँ गोष्ठी है, चलो मैत्री। मैंने कहा मनु जी मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे डॉक्टर साहब नहीं जाने देंगे। तो बोली अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मैं कहूँगी उनसे। तो वो मुझे लिवा गई। फिर वो जब लौटे हम, मैंने कहा मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है ना। ऐसे जबकि ऐसे डराते भी नहीं थे, अपने मन में ही ऐसा था, कुछ भर गया था जैसे। तो वो बोली कि मैं छोड़ के आती हूँ, डॉक्टर साहब को सौंप के आती हूँ। तो अब आई, मेरे घर छोड़ के जाती थी और मुझे ले भी जाती थी साथ। तो ऐसे करके फिर वो भी समझने लगे, लेकिन शुरू में तो बहुत विरोध था। लेकिन कहते ना आदमी को सिर्फ इतना ही पता चल जाए कि इस औरत के जीवन में कोई है, सिर्फ शक ही हो तो ही बवाल मच जाता है। यहाँ तो शक नहीं, हाथ में अखबार आ गए, पत्र आ गए, तो अब तब जवानी का मर्द मर्द होता है, उसका स्वीकार भाव, मनोविज्ञान इतना तगड़ा नहीं होता। और आज भी इस 2021 की हम बात करें, एक पति को पता चल जाए मेरी पत्नी का किसी से बातचीत है तो बात तलाक तक आ जाती है। और यहाँ तो कह लो कि सारी चीज हाथ में थी और चर्चा सामाजिक भी थी। चलो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फोन तक सीमित हो, चर्चा सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है और अखबार में भी है। तो क्या कभी ऐसे जीवन में, थोड़ा निजी प्रश्न, कि कभी जहां आपके जीवन में इतनी सी बात पे, तलाक पे बात आ जाती है, तो आपकी कभी ऐसी कभी धमकी, कभी रुष्टता? मैं बताती हूँ कि एक तस्वीर थी, वो राजेंद्र यादव की थी। तो वो मेरे छोटे दामाद ने खींची थी, तो बहुत अच्छी आई थी वो। तो फिर उन्होंने बड़ी कराई और फिर उन्होंने फ्रेम कराई, मेरे दामाद ने, छोटे वाले डॉक्टर हैं वो। तो फिर मुझे वो प्रेजेंट कर गए मेरे बर्थडे पे, राजेंद्र यादव। तो वो मैंने टांग ली अपने बेडरूम में, वही डॉक्टर साहब का भी बेडरूम है, वही मेरा भी है, टांग ली। तो जब गुस्सा आए तो उनकी तस्वीर उतार के डॉक्टर साहब और धार से फोड़े, इस बुड्ढे ने मेरी जिंदगी खराब करी है। ये तो होता था यहाँ ड्रामा। ऐसा कोई सवाल जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है? एक तो मैंने बता दिया, राजेंद्र यादव वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब वो है नहीं दुनिया में, फिर भी पीछा नहीं छोड़ता वो सवाल जो है। ऐसा कोई सवाल जो आप चाहती हैं लोग पूछें लेकिन अब तक पूछा नहीं गया? नहीं, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे ये पूछें कि नहीं, वो पूछते हैं कैसे लिखा, क्या लिखा, ये, लेकिन किन स्थितियों में लिखा, मैं कैसे कैसे मैंने लिखा है, वो नहीं, ना पूछते हैं, ना बताने का अवसर मिलता है। यदि आज आप लेखिका, साहित्यकार नहीं होती तो आपको क्या लगता है आप क्या होती? होती तो पता नहीं क्या, पर मैं होना चाहती, है ना। मैं होना चाहती लोकगीतों की गायिका। हालांकि मेरा आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी उसके लिए तो रियाज चाहिए होती, आवाज़ नहीं चाहिए होती। अगर आपको पुनर्जन्म लेने का, चयन करने का मौका दिया जाए, या ऐसी कोई संभावना हो, तो आप क्या होना चाहेंगे दोबारा? मैं एक गांव की वो स्त्री होना चाहूँगी जो एक मामूली होती है, किसान की पत्नी होना चाहूँगी मैं शहर वाली नहीं होना चाहूँगी, मैं डॉक्टर की पत्नी भी नहीं होना चाहूँगी। यदि कोई आपसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए कि मृत्यु से पूर्व आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो क्या होगी? यही है जो मैं बता रही थी, काश मैं किसान की पत्नी होती। क्यों? इसलिए कि मुझे खेत खलियान अच्छे लगते हैं, मैं किसान की बेटी रही हूँ, है ना। तो ये जीवन मुझे जो यहाँ का है बहुत नकली लगता है। मुझे जो वो जमीन का जीवन, धरती का जीवन जो गांव में है, आज भी खींचता है और मैं जाती भी हूँ, बराबर जाती हूँ। और अंत में एक मुख्य सवाल, ऐसा कोई प्रश्न
जो आपको लगता है मैंने नहीं पूछा और पूछा जाना चाहिए था? तुमने कुछ छोड़ा भी नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने साथ अपनी अंतर यात्रा को, अपनी आत्मिक यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जो कभी नहीं बोला था वो सब बोलना पड़ा। वो सब निकालना पड़ा। चलिए, अच्छा लगा। आशा है आपको पसंद आया होगा। जरूर। तो मित्रों, यह थी हमारे साथ विश्वविख्यात लेखिका साहित्यकार मैत्री पुष्पा जी। अगली बार इसी श्रृंखला में हम फिर किसी शख्सियत के साथ मौजूद होंगे, उसकी अंतर यात्रा को लेकर। तो देखते रहिए इंटरव्यू नहीं अंतरव्यू।